हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी बूस्टर, द ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसा कि सब आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन सेशन चल रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहे हैं। तो इस लॉकडाउन फेज़ में मैंने क्या किया है, ये न्यू स्टडी प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपको ये कुछ टॉप पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, असाइनमेंट विद बोर्ड NTSC ओलंपियाड बेसिस क्वेश्चन, सॉल्विंग असाइनमेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी बूस्टर क्विज ऑन एवरी संडे। सो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये है BPS, दैट इज़ बूस्टर प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो दिस वन इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है उन सारे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन जैसे आप लोग हमेशा जानते हैं, क्वेश्चन को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ, ईजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल। इजी 10 क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट 9 क्वेश्चन और हाई लेवल में 8 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इजी लेवल में जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट वी सी द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल। सेकंड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्स लिविंग सेल। हियर इट इज रिटन दैट इज लिविंग सेल, नॉट डेड सेल। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग सेल। हु गेव सेल थ्योरी। एंड द लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन था, नॉट द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पेज, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज physical doctrine word used for which component of the cells. Now let's move on the answers. Cell is the basic structural and functional unit of any organism. कुछ बुक्स में आप देखेंगे, मैक्सिमम बुक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, या सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, या सेल इज़ द फंक्शन। यानी इसी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को वो क्या करते हैं, अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। बट सिंपल डेफिनेशन आप याद करिए कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। अगर डेड सेल के बारे में पूछा होता तो आप लिखते वहाँ पे रॉबर्ट हुक, या केवल सेल पूछा होता कि हु डिस्कवर्ड सेल तो भी आप क्या लिखते रॉबर्ट हुक। लेकिन यहाँ पे पूछा है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आंसर इज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1676 इन पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस वजह से बहुत उस समय ये बहुत अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखा था, बहुत सारे सेल्स देखे थे, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। नाउ कम टू द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द 3 कंपोनेंट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 कंपोनेंट होना चाहिए किसी भी लिविंग सेल के अंदर, तभी उसको लिविंग सेल कहेंगे, अदरवाइज उसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग सेल्स। हु गेव द सेल थ्योरी, हु गेव सेल थ्योरी, द क्वेश्चन इज दैट, देखो बेटा 2 साइंटिस्ट मेन है, दैट इज स्वीडन एंड स्वान। स्वीडन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। लेटर जो थर्ड पॉइंट था, जो मैंने ऑनलाइन लेक्चर में आपको बताया था, लाइव क्लासेस में मैंने बताया था, थर्ड पॉइंट जो था वो एक अलग साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था विर्चो, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हर साल जो होता है उस पॉइंट के बेसिस पे कंपटीशन एग्जाम में या फिर नॉर्मली स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, बीच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डॉक्ट्रिन। फिजिकल डॉक्ट्रिन मीन्स कि ऐसा कौन सा सेल का कंपोनेंट है, ठीक है, जो पूरा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी रखता है, फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे उसके अंदर होती हैं। तो आपको याद आ रहा होगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये दिमाग में बैठा लीजिए। Which component of the cell, that is protoplasm. That protoplasm term is given by a scientist that is called as Purkinje. Okay, चलिए now next, that is this one, what is protoplasm and who gave the term protoplasm. 7th question, who gave fluid mosaic model. 8th question, name the non-living component of the cell. 9th question, who gave the term bioblast और बायोप्लास्ट। ये बेसिकली आप लोग को मिलेगा बायोब्लास्ट के नाम से। बायोप्लास्ट बहुत कम मिलता है, जो ओल्ड बुक थी उसमें ये बायोप्लास्ट भी मिलता था, लेकिन अभी आप लोग बायोब्लास्ट लर्न करिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इजी लेवल, दैट इज एक्सपेंड ATP एंड SMP। नाउ हियर इज द आंसर। प्रोटोप्लाज्म जैसे मैंने पहले बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो सेल के अंदर का लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर प्लाज्म सफिक्स में अगर प्लाज्म ऐड हुआ है, ठीक है, तो आप दिमाग में बैठा लिए दैट इज द लिक्विड, वो लिक्विड है। लिक्विड क्या करता है, किसी भी
किसी भी सेल के कंपोनेंट को या किसी भी कंपोनेंट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय परकिंजे। होगी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम लोग कहते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल, ठीक है, लिपिड बाइलेयर मॉडल भी कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो बेसिकली दिया गया था वो सेल मेम्ब्रेन के डिज़ाइन को दिया गया था। उसको दिया था दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। इसका डिटेल मैंने आप लोग को बताया है, लेकिन डिटेल बताया तो है वहाँ पे, लेकिन डिटेल आपके कोर्स में उतना है नहीं, कभी कभार क्या करता है पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज वैक्यूल। लार्जर वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल इन स्मॉलर और एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियस, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में, न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद नहीं रहता है। क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो वैक्यूल बड़ा होता है तो वैक्यूल थोड़ा सा धक्का दे करके उसको सेंटर से अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द टर्म बायोब्लास्ट और बायोप्लास्ट। ये बायोब्लास्ट जो टर्म है वो बेसिकली वो आगे चल के इसको कन्वर्ट कर दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पहले बायोब्लास्ट ही कहते थे। ये कौन दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे दैट इज अल्टमन। अल्टमन ने एक बायोब्लास्ट टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बाद में टर्म दिया गया वो दिया गया था सी बेंडा ने। एटीपी जैसे आप लोग जानते हैं जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट होंगे। अगर 3 फॉस्फेट है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट होंगे तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट होगा तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एसपीएम दैट इज सेमी और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो एसपीएम की तरह बिहेव करती है, यानी ये उसी सब्सटेंस को अंदर आने देती है या उसी सब्सटेंस को अलाउ करती है जिस सब्सटेंस को सेल की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ दिस वन इज द इजी लेवल क्वेश्चन। कम टू द मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। इन मॉडरेट लेवल को द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोल्यूशन, आल्सो राइट इट्स टाइप। सोल्यूशन सबको पता है, केमिस्ट्री वाला भी सोल्यूशन पता है, तो बायोलॉजी में हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? तो देखो, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। एक बात हम यहाँ बता देते हैं कि वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Water is called universal solvent because all the component that is solid, liquid or gas are easily mixed in the water. That's why water is called universal solvent. First thing. अब देखिए, जैसे सॉलिड, जैसे अगर आप वाटर में चीनी मिलाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है, ईजिली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दूध मिलाते हैं दैट इज लिक्विड, वो भी क्या हो जाता है, ईजिली मिक्स हो जाता है। कोई भी गैस भी क्या हो जाती है, वाटर में मिक्स हो जाता है। इसलिए वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो वाटर के अंदर जो भी चीज़ मिलाया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। चलिए टाइप्स देखते हैं। इट्स ऑफ 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, सोल्यूशन जैसे है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो जाहिर सी बात है, अगर एक बात बताइए कि मैंने एक ग्लास अगर पानी लिया, यानी सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का लेवल अधिक किया, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट का लेवल कम हो जाएगा। अगर हम देखें, केसेस देखें, तो अगर हम बोले कि सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो या तो सॉल्यूट का लेवल कम करें, सॉल्वेंट का लेवल हाई करें, या सॉल्वेंट का लेवल कम करें, सॉल्यूट का लेवल हाई करें, या दोनों का इक्वल कर दें। यानी उस बेसिस पे सोल्यूशन कितने टाइप के हो जाएंगे? 3 टाइप के। द फर्स्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है वर्ड हाइपर। जो भी नाम होगा वो सॉल्यूट के बेसिस पे होगा, ना कि सॉल्वेंट के नाम पे होगा। यहाँ पे लिखा है हाइपर, तो हाइपर मतलब अधिक। क्या अधिक? तो सॉल्यूट अधिक, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अधिक हो, सॉल्वेंट कम हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ अधिक होगी तो एक चीज़ कम होगी। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे बहुत इजी याद कर लीजिए आप लोग, दैट इज सॉल्यूट अधिक होगा, सॉल्वेंट कम होगा, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट सॉल्यूशन दैट इज हाइपो। हाइपो मतलब लेस, हाइपो मतलब लेस, तो क्या कम रहेगा? तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बोला कि जो भी नाम होगा वो सॉल्यूट के नेम पे होगा, तो सॉल्यूट इसमें क्या होगा? कम होगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो अब देखें इसमें, देखिए एक चीज़ कम होगा और एक चीज़ अधिक होगा, सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट अधिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक होगा जब दोनों इक्वल होंगे, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों का कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। देखो बेटा, डिफ्यूज़न क्या होता है, कोई भी आप लोग को दिमाग में होना चाहिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है कि लिपिड की 2 लेयर होती है, दोनों लेयर के बीच में प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल लिपिड से होते हुए पास कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको सिंपली हम डिफ्यूज़न बोलेंगे। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल प्रोटीन के थ्रू चैनल बना के पास कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो इसको देख लेते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम एटीपी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में और मे नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, उसमें एनर्जी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। In simple diffusion, the molecule can pass only the direction of concentration gradient. Concentration gradient means higher concentration to the lower concentration. जबकि facilitated diffusion में वो दोनों तरफ मूव कर सकता है, जैसे higher to lower या lower to higher भी। ठीक है, ये दिमाग में रहे आप लोग को। ठीक है, जैसे ये देख लें आप लोग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीच में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखिए तो बीच में क्या हो रहा है कि देखिए प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल लिपिड, ये बाइलेयर मॉडल बना दिए हैं, देख रहे हैं लिपिड प्रोटीन के बीच से एक चैनल बन गया है पतला सा। ठीक है, और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जबकि सिंपल डिफ्यूजन में देख लीजिए ईजिली क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑस्मोसिस, राइट इट्स टाइप। डिफ्यूजन सबको पता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये दिमाग बैठा लिए। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, कुछ नहीं याद करना है, सिंपल से याद करो कि मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये डेफिनेशन लर्न करिए। या शुरुआत के जो वर्ड हैं, जो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इतनी जगह हम लिख सकते हैं डिफ्यूज़न, यानी डिफ्यूज़न थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। या मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसकी जगह आप लोग डिफ्यूजन लिख सकते हैं और उसके बाद ऐड कर दिए थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा ऑस्मोसिस, देखते हैं 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एक्स ऑस्मोसिस। यहाँ वर्ड को ध्यान से देखिएगा। एक्स मतलब होता है बाहर निकलना, यानी बाहर निकल जाना। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। अब बाहर क्यों निकलेगी, जब अंदर का कंसंट्रेशन हाई होगा, बाहर का कंसंट्रेशन लो होगा। यानी ये जो हमेशा होता है, और जब अंदर का कंसंट्रेशन हाई होगा, बाहर कंसंट्रेशन लो होगा, तो जाहिर सी बात है जब सेल के अंदर से कोई लिक्विड बाहर निकलेगी तो वो श्रिंक होगी। तो सेल बिकम श्रिंक एंड इट टेक प्लेस इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये याद कर लीजिए क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। दूसरा इंड ऑस्मोसिस। इंड मतलब इनसाइड, यानी बाहर से ये अंदर आएगा। किस सोल्यूशन में होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होगा। ठीक है, सेल बिकम स्वेल, क्योंकि बाहर से कंसंट्रेशन जब अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत बार आप लोगों ने देखा। देखो बेटा, पहले हम पैसिव पढ़ाते हैं, फिर हम एक्टिव पढ़ाते हैं। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में देखिए यहाँ पे, पैसिव में क्या होता है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती है, कोई एटीपी नहीं लगती है। जो कोई भी चीज़ होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ईजिली मूव करती है, जैसे डिफ्यूज़न में होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका डिफ्यूज़न, ठीक है, ऑस्मोसिस। ये 2 इतना याद कर लिए। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई एटीपी नहीं लगती। जो कंसंट्रेशन होता है, कोई पार्टिकल होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। इतना सिंपल लर्न करिए। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ठीक उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे एनर्जी लगती है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लगती है। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करता है, यानी लोअर कंसंट्रेशन से ये हायर, हाँ, लोअर टू हायर ये मूव करता है, लोअर टू हायर मूव करता है। इसका जो एग्जांपल है वो इंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर कोई चीज़ आना, और एक्सोसाइटोसिस यानी सेल से बाहर कोई चीज़ निकलना। तो ज़बरदस्ती हम लोग ज़बरदस्ती निकलेगा, कोई वेस्ट होगा तो उसको ज़बरदस्ती निकालेगा, यानी एनर्जी दे करके उसको निकालेगा। कोई अगर मान लो अमीबा है,
ठीक है। तो कोई चीज़ अगर पकड़ता है तो एनर्जी वो लगाएगा उसको इनसाइड लाने के लिए, उस फूड को इनसाइड लाने के लिए। वेस्ट को निकालना है तो वो क्या करे, एनर्जी लगाएगा ताकि वो वेस्ट क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ये दिमाग में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो इंडोसाइटोसिस ऑल द फूड मटेरियल एंटर इनसाइड द सेल। एमीबा को मान लीजिए एक सेल है, तो कोई भी फूड मटेरियल अगर सेल के अंदर आता है दैट इज इंडोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस कोई वेस्ट फूड मटेरियल, कोई फूड मटेरियल उसके बॉडी से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल उसे कहते हैं जिसके पास, ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ये दो ही है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, देखिए, ठीक है, ये याद कर लीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लांट सेल में आपने देखा होगा जगह जगह पोर्स होते हैं, सेल वॉल में जगह जगह पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या होते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने में काम करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज़ चैनल और पोर थ्रू विच द सब्सटेंस कैन बी मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। ये डायग्राम है, जैसे मान लीजिए एक सेल इधर है, एक सेल उधर है, दोनों के बीच में गैप है, तो प्लाज्मोडेस्माटा या तो दोनों का चैनल जो है वो बना रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस याद आ रहा होगा, बीच में एसपीएम रहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो कोई भी चीज़ मूव करती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो जो एसपीएम होता है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। यानी ऑस्मोसिस की वजह से जब एसपीएम के ऊपर प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द प्रेशर क्रिएटेड ऑन द वॉल ऑफ एसपीएम और एसपीएम ड्यू टू द ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। याद जाए। विच कंपोनेंट आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपोप्रोटीन बनाने यानी सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम कौन करता है, तो वो करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड। इसीलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और सेल वॉल जो बनाता है, यहाँ पे केवल सेल लिख दिए हैं, आप लोग याद रखिए, सेल वॉल जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को बोलते हैं सेलुलेज। कम टू द हाई लेवल क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई मैन है वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट सोल्यूशन यानी नमकीन पानी पी लेता है तो वो वॉमिटिंग करने लगता है। वॉमिटिंग इसलिए करने लगता है कि जब हम सोचो कि जब हम हमारे सेल में पानी मौजूद है, हमारे सेल में मान लो एक सेल है, हमारी बॉडी है, उसमें पानी मौजूद है, ठीक है। बाहर से जो हम पानी पी रहे हैं उस पानी में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन अधिक है। तो केवल वाटर ही जो होता है वो इनसाइड और आउटसाइड मूव करता है। तो बाहर वाटर का लेवल कम है, अब बॉडी के अंदर वाटर का लेवल अधिक है। तो बॉडी के अंदर से जो वाटर होगा वो हाई कंसंट्रेशन में तो हाई टू लो मूव करेगा, तो वो क्या होगा, बाहर वॉमिटिंग के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहले हम देख लेते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ सेल्ड रॉ एग एंड डीसेल्ड बॉयल एग आर प्लेस इन हाइपोटोनिक देन इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू जो मैंने बताया है वही चीज़ है और इसमें कुछ नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि ये देखो बेटा, ये याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ये 10th लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि एक ही सेल होता है, वो एक ही सेल होता है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कनेक्ट में होता है, तो डिफ्यूज़न की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा केवल, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस सम टाइम इट वाज ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो रॉ सेल्ड एग है, रॉ सेल्ड एग के ऊपर, रॉ मतलब कच्ची के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर होता है, तो नो चेंज होगा क्योंकि उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड लेयर होगा, तो ना तो उससे कोई चीज़ जाएगी ना तो आएगी, ठीक है। लेकिन जब बॉयल्ड एग को जब हम लोग पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक करेगी, फिर श्रिंक करेगी, उसको ले जा करके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दो तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। हाइपो एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम पहले बता चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई द वेंडर्स ऑलवेज स्प्रे वाटर ऑन देयर वेजिटेबल। व्हाट विल हैपन इफ प्लाज्मोलिसिस टेक प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। व्हाट विल हैपन इफ बोथ रॉ एंड बॉयल्ड एग आर प्लेस इन HCl सोल्यूशन। देखिए वेंडर जो होते हैं, सब्जी वाले जो होते हैं, वो हमेशा
पानी की बौछारें क्यों मारते रहते हैं? क्योंकि पानी के अंदर पानी की बौछारें इसलिए मारते रहते हैं सब्जियों के ऊपर, क्योंकि सब्जियों में पानी की कमी हो जाती है, सब्जियों के सेल में पानी की कमी हो जाती है। तो बाहर से क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन देते हैं। हाइपो मतलब ऐसा सोल्यूशन देते हैं जिसमें वाटर का लेवल हाई हो, तो वो बाहर वाटर का लेवल हाई कंसनट्रेशन, और तुरंत वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इज प्लाज्मोलिसिस टेक प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल में देखो सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। तो प्लांट सेल में अगर प्लाज्मोलिसिस होता है तो उसका सेल का शेप, साइज और स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि हार्ड होता है। जबकि एनिमल सेल का डाइड हो जाएगी, वो उसका सेल शेप का शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर व्हाट विल हैपन इफ बोथ रॉ एंड boiled egg are placed in a hypotonic solution, sorry HCl solution? Raw egg do not show any change due to the presence of hard cell, but boiled egg becomes shrink due to the exosmosis, क्योंकि बाहर HCl अधिक है, वाटर कम है। बॉयल्ड एग में अंदर जो होता है वाटर अधिक होगा, तो वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन HCl सोल्यूशन में कभी कभार ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि रॉ सेल में क्यों नहीं असर पड़ता है। रॉ सेल में कभी कभार क्या होता है, असर पड़ता है। ठीक है, ये भी याद करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ RBC इज़ 2%। ठीक है। सॉल्यूट का लेवल आरबीसी में 2% है। सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट वाटर एंड यूरिया, केवल वाटर और यूरिया ही क्या हो सकती है उसके अंदर से ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस विल कॉज सच अ सेल टू श्रिंक, यानी श्रिंक करना है, यानी जाहिर सी बात है, एक बात सोचो कि सॉल्यूट का लेवल, ठीक है, कम है, यानी सॉल्यूट का लेवल केवल 2% है, तो बचा 98% वाटर है। इसका मतलब यानी सेल के अंदर, उस आरबीसी के अंदर 2% सुक्रोज हुआ। टोटल सॉल्यूट जो है वो 2% है। ठीक है। और सॉल्वेंट यानी वाटर जो है वो 98%, यानी वाटर का अमाउंट अधिक है। तो ऐसे इसको किस सोल्यूशन में रखा जाए ताकि वो श्रिंक हो जाए? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, आप लोग सोचिए, यहाँ आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन कम करना है। हाइपर मतलब वाटर कम रहेगा, तो आउटसाइड टू इनसाइड क्या करेगा, वो मूव करेगा। व्हाट विल हैपन इफ गिव अ पेशेंट इन आईवी ऑफ, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनियसली, जैसे सिरिंज जो होता है वो नस में लगाया जाता है या फिर बोतल चढ़ाया जाता है तो नस के थ्रू चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं आईवी, यानी इंट्रावेनियसली। अभी इसमें आएगा आंसर आप लोग का, देखिए। व्हेन अ पर्सन रिसीव फ्लूइड इंट्रावेनियसली थ्रू अ आईवी बैग, यानी सिरिंज के थ्रू। ठीक है। अ सलाइन सोल्यूशन इज समटाइम यूज्ड, वहाँ पे जो लिक्विड होता है, गिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्योर वाटर डायरेक्टली इनटू द वेन्स would cause your blood become a hypotonic possible leading to that। अगर हम लोग मान के चलो, अगर एक बोतल में अगर हम पानी भर दें, ठीक है, और डायरेक्ट क्या करें, इंट्रावेनियसली हम लोग उसको क्या करें, इंजेक्ट करें, तो होगा क्या कि कुछ देर के बाद ऑन स्पॉट क्या होगा कि हमारे बॉडी में, ठीक है, ब्लड सेल बिकम हाइपोटोनिक, यानी हाइपोटोनिक हो जाएगी, और धीरे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, डेथ की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हुए, अभी बहुत क्वेश्चंस मैं दूंगा, अभी तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, टोटल आई थिंक 27 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन हुए। ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 100+ क्वेश्चन जाएंगे इस चैप्टर से। सो थैंक यू, बी सेफ।